हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। अब तक हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था। एनिमल टिश्यू में हमने सारा कवर कर लिया था। अब हम एनिमल्स की तरफ आए। एनिमल्स इसमें दिए हुए थे तीन। एक फ्रॉग था, एक अर्थवर्म था और एक कॉकरोच था। तो इसमें जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रॉग उसमें ऐड किया गया है। तो पहले फ्रॉग को देख लेते हैं। जो डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड में जैसे कि कॉकरोच को हटा दिया गया है, लेकिन उसमें इंसेक्ट लिखा हुआ था। तो इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा हुआ था। तो एक बार इंसेक्ट में कॉकरोच को भी पढ़ लेंगे। फिलहाल में हम फ्रॉग पढ़ लेते हैं जो एक्चुअल में दिया हुआ है सिलेबस में। फ्रॉग है क्या? फ्रॉग एक एम्फीबिया है। एम्फीबिया कौन होता है? एम्फी मतलब बोथ। एम्फी मतलब बोथ और बायो मतलब लाइफ। जो दो जगह पे लाइफ अपनी पूरी करते हो उसको हम एम्फीबिया बोल देते हैं। तो ये जो एम्फीबिया होते हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इसको हम एम्फीबिया बोल देते हैं। अगर इसको देखें तो फ्रॉग की जो स्पेसीज है, फ्रॉग है क्या? कैन लिव ऑन लैंड। कब से है ये फ्रॉग? इन फ्रेश वाटर, बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास में ये आता है। कॉर्डेट फाइलम है इसका। और कॉमन स्पीसीज जो पढ़ते हैं हम, वो राना टेग्रीना इंडियन है। और इंडियन कॉमन स्पीसीज कौन सी? राना टेग्रीना। राना टेग्रीना हमें याद रख लेना। अब दूसरी बात, अगर इसके कुछ कुछ फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करें तो फ्रॉग है क्या, तो सबसे पहले तो इसकी अब तक 5,000 से ज्यादा प्रजातियां, मतलब ओवर 5,000 स्पीसीज अब तक डिस्कवर की जा चुकी हैं फ्रॉग की। तो 5,000 से ज्यादा डिस्कवर कर लिए। अब एक फैक्चुअल बात क्या है इसमें, कि जो फ्रॉग होता है वो कभी पानी नहीं पीता। फ्रॉग जो है कभी पानी नहीं पिएगा। तो डोंट ड्रिंक वाटर। फिर पानी की कमी कैसे पूरी करेगा? तो ये एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, पिएगा नहीं पानी। अब फ्रॉग की जो स्पीसीज है उनकी, उसको बोलते हैं फ्रॉग स्कॉल। उनकी आवाज आती है, फ्रॉग स्कॉल उसके बोलते हैं। फ्रॉग कॉल जैसे टर्टर वो करता है, तो फ्रॉग कॉल जो है स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। तो इस स्पीसीज स्पेसिफिक, तो हर स्पीसीज की अलग है। अब ये कई मील दूर तक भी सुनी जा सकती है। तो इसकी जो आवाज है कई मील दूर तक सुनी जा सकती है। अच्छा, और क्या होगा इसमें? ये अपने लेंथ से, जितनी उनकी लेंथ है, अपने लेंथ से 20 गुना ज्यादा लंबी जंप मार सकता है। मतलब अगर अगर इसकी लेंथ जितनी भी, मान लो एक्स है, एक्स लेंथ है इसकी, तो जब ये जंप करेगा तो 20 टाइम्स ऑफ एक्स लेंथ ये जंप कर सकता है। तो अपने से 20 गुना ज्यादा लेंथ ये जंप कर सकता है। अब अगर इसकी रोल की बात करें इकोलॉजी में, तो इकोसिस्टम में बहुत अच्छा बहुत बड़ा रोल होता है इसका। तो फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट इन फूड चेन। कैसे? कि क्या खाता है ये? सबसे पहले तो इंसेक्ट को खाएगा। इंसेक्ट को खाएगा कौन से? जो हर्बीवोरस इंसेक्ट होते हैं उनको ये खाता है। और इसको कुछ अपर कार्निवोरस खा लेते हैं, जैसे कि स्नेक इसको खा लेता है। और क्या होगा इसके बारे में? एक्सलेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। मतलब ऐसी जगह जहां पे फ्रॉग मिले, ऐसी जगह जहां पे ये फ्रॉग मिलेंगे, तो ये इंडिकेट करते हैं कि वो जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी है। फ्रॉग इंडिकेट्स हेल्दी इकोसिस्टम। मतलब जहां पे फ्रॉग होंगे तो उससे कंफर्म हो सकता है कि इकोसिस्टम वहां पे अच्छा है, तभी यहाँ पे फ्रॉग प्रेजेंट है। अब फ्रॉग की फर्टिलिटी रेट जो बहुत ज्यादा होता है। फर्टिलिटी रेट जो है फ्रॉग का
बहुत हाई होता है। इसीलिए इजिप्ट में, इजिप्ट की माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्रॉग की पूजा की जाती है। एक देवी है वहां पे, हेकेट के नाम से जानते हैं उनको। तो हेकेट जो देवी है वो एक्चुअल में फ्रॉग गॉडेस है। जो हेकेट नाम की देवी है वो फ्रॉग गॉडेस है। और ये फ्रॉग गॉडेस जो है, हेकेट जो है, इनको फर्टिलिटी की देवी कहा जाता है, गॉडेस फॉर फर्टिलिटी। तो इजिप्ट में इसको मारना भी बेन होता है, मारने पे भी पाबंदी है, तो मारते भी नहीं है इसको। फ्रॉग एक पोइकिलोथर्मल एनिमल है। अब क्या क्या इसके करेक्टर्स हैं, एक इसमें एक स्पेसिफिक करेक्टर हम देखते हैं, एक वार्निंग कलरेशन होता है। जब ब्राइट कलर एकदम देखने को मिले, तो ब्राइट कलरेशन एनिमल किंगडम में हमें ये समझना है कि कहीं भी ब्राइट कलर, एकदम भड़कीला कलर जो देखते ही आंखों में लगे कि हाँ कुछ दिख रहा है, तो वो जो ब्राइट कलर होगा एकदम, वो वार्निंग कलरेशन होता है। जिस भी एनिमल के पास ऐसा कलर दिखेगा वो पॉइजनस होता है। एग्जाम्पल में इसी में एक डार्ट है, गोल्डन डार्ट, फ्रॉग का नाम है गोल्डन डार्ट। अभी जो गोल्डन डार्ट नाम का फ्रॉग है, एक्चुअल में भी गोल्डन कलर का ही होता है। तो एक गोल्डन, येलोइश गोल्डन कलर का जो है ये फ्रॉग, एकदम ब्राइट येलो कलर है इसका, और लगभग गोल्डन कलर है इसका। तो इसकी स्किन पे पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होंगे इसकी स्किन पे। और ये जो पॉइजन ग्लैंड है, इसमें से पॉइजन सेक्रेट होता है। और 1 ग्राम पॉइजन 10 लाख व्यक्तियों को मारने के लिए काफी है। 1 ग्राम पॉइजन 10 लाख पर्सन को मारने के लिए काफी होता है। तो ये गोल्डन डार्ट की कहानी है। तो ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तो ब्राइट कलर से बच के रहना है। और क्या होगा इसमें, अब इसमें क्या क्या है और ये देख लेते हैं। दे डोंट डू नॉट हैव द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, मतलब कि ये पोइकिलोथर्मल एनिमल होता है। पोइकिलोथर्म होता है मतलब कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है तो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, मतलब कि ये थर्मो कन्फर्मर होता है। थर्मो कन्फर्मर अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं कर सकते, थर्मो कन्फर्मर होते हैं। और क्या होगा, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट में टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। सच एनिमल इज कॉल्ड द कोल्ड ब्लडेड एनिमल और पोइकिलोथर्म। अब यहाँ पे क्या क्या होगा कि नोटिस दैट द चेंज इन कलर ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के कलर में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे ग्रासेस में, ड्राई लैंड पे। क्यों होता है ऐसा, कि इनके पास एबिलिटी होती है कलर चेंज करने की। अब कलर चेंज करने की एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम। किससे हाइड करेंगे, एनिमी से। जो एनिमी है, शिकारी है, उससे हाइड कर, जो दुश्मन है उसको, उससे खुद को छिपाने के लिए कैमोफ्लेज का यूज करता है। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री बोलते हैं। मतलब जैसा उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट का कलर होगा, वैसा ही कलर वो खुद की बॉडी का बना लेगा, जिससे कि वो किसी एनिमी को दिखाई ना दे। इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को बोलते हैं मिमिक्री। और क्या होगा, ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर फ्रॉग दिखाई नहीं देते। फ्रॉग क्यों दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर नहीं सकते, तो इनको उस समय पे छिपना होता है।
अब जब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, दिस इज नोन एज, अब क्या करेंगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड शेल्टर इन डीप बरोज, डीप बरो मतलब कि जो गड्ढे होते हैं उसमें शेल्टर ले लेते हैं, और शेल्टर जब लेंगे तो उस समय क्या करेंगे, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, जो एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को बचाते हैं। कैसे बचाएंगे, दिस इज नोन एज द समर स्लीप और एस्टिवेशन, अगर समर स्लीप है तो एस्टिवेशन और विंटर स्लीप है तो इसको हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आएगा, हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग, कभी स्किन टच करके देखियो फ्रॉग की, तो पता चलेगा कि स्किन जो होती है फ्रॉग की वो स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है। अब स्मूथ क्यों है, स्लिपरी क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, इसकी स्किन पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो इसकी स्किन पे म्यूकस कहाँ से आ गया। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन ए मॉइस्ट कंडीशन, जो स्किन है उस पे मॉइस्ट कंडीशन बनाई रखी जाती है, किसके द्वारा, द कलर ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन, पहले तो इसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रखी जाएगी, दूसरा इसकी जो कलर है डोर्सल सरफेस का वो ऑलिव ग्रीन होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं और ऑलिव ग्रीन कलर इसका यहाँ पे शो हो रहा है, ये वही राना टिग्रीन है। और क्या होगा इसमें, ऑन द वेंट्रल साइड से यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर देखने को मिलेगा, ये वेंट्रल साइड है इसकी, तो यहाँ पे पेल येलो कलर देखने को मिलता है, पेल येलो मतलब लगभग लाइट येलो कलर की बात कर रहा है। फ्रॉग जो होता है पानी नहीं पीते लेकिन स्किन से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर बॉडी की बात करें तो फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में, ये इसका हेड रीजन हो गया और ये इसका ट्रंक रीजन हो गया, तो हेड और ट्रंक में इसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट, तो इसकी नेक और टेल इसकी एब्सेंट होती है, इसकी टेल जो होती है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, टेडपोल लार्वा, और टेडपोल लार्वा से जब एडल्ट बना तो इसकी टेल चली गई, इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब कुछ पहले था इसके पास और अब चला गया तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और क्या होगा इसमें, अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रल आर प्रेजेंट, तो माउथ यहाँ है, माउथ से ऊपर नोस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं, आईज जो है बल्ज्ड है, बल्ज्ड का मतलब है फूली हुई, उठी हुई बाहर की तरफ है, ये बल्जेड आउट है, बल्जेड इसकी आईज देखने को मिलेंगी। कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, अब ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, जैसे ये पानी में जाएगा तो पानी में जाएगा तो इस बिना किसी परेशानी के ये आंखों को खोल पाएगा, तो इसकी आंखों पे कवरिंग होती है जो कि ट्रांसपेरेंट है, वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, क्या करेगी ये, प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन इवन वाटर, तो पानी में जब जाएंगे तो इसकी आंखों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, यहाँ पे दोनों साइड में इसमें आई मिल जाएगी, आई के दोनों साइड में एक टिम्पेनम मिलेगा, आई मिलेगी और आई के दोनों तरफ टिम्पेनम मिलेगा, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है जो कि साउंड वेव को या साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। इसके पास फोर लिम्ब होते हैं और हैंड लिम्ब होते हैं, किसमें हेल्प करेंगे, स्विमिंग में तैरने में, वॉकिंग मतलब चलने में, लीपिंग मतलब छलांग लगाने में और बरोइंग मतलब गड्ढा खोदने में, तो ये सब में हेल्प करते हैं। अब जो हाइंड लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स के पास 5 डिजिट्स देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे ये 5 डिजिट्स देखने को मिल जाएंगी, क्या काम है इनका, दे आर लार्जर, हाइंड लिम्स जो होते हैं बड़े होते हैं, एंड मस्कुलर, मस्कुलर क्यों है, क्योंकि इन्हीं हाइंड लिम्ब की मदद से ये 20 गुना ज्यादा दूरी अपने साइज के हिसाब से 20 गुना ज्यादा दूरी ये छलांग लगा सकता है। अब जो फोर लिम्ब है उस फोर लिम्ब में 4 डिजिट होती हैं, एक इधर है, फोर लिम्ब में 4 डिजिट होती हैं, द हाइंड लिम्ब 5 डिजिट और फोर लिम्ब में 4 डिजिट होंगी। फीट हैव वेव्ड डिजिट, जो फीट हैं इसके पैर जो हैं इसके पास वेव्ड डिजिट होंगी, वेव्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये डिजिट्स हैं तो यहाँ पे ये ऐसे, जैसे ये डिजिट्स बनाई तो इसमें कुछ इस तरह से वेव लाइक स्ट्रक्चर बनी होगी जिससे कि ये तैरने में हेल्प करता है, विच इज हेल्प्स इन स्विमिंग।
फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करते हैं, देखने से पता चल जाएगा कि कौन मेल फ्रॉग है कौन फीमेल फ्रॉग है। तो मेल फ्रॉग के पास क्या फीचर्स होंगे? तो इसके पास सबसे पहले तो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होते हैं मेल के पास, तो मेल साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड होगा फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड होगा। काम क्या है इसका? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन फीमेल को ट्रैप कर, फीमेल को ग्रिप करने में ये हेल्प करता है। तो फोरलिम्ब इसमें पता, फोरलिम्ब यहाँ है विच इज एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। जो ये कॉपुलेटरी पैड्स हैं वो फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं, मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। वोकल सैक भी मेल फ्रॉग में ही होते हैं, फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। अगर इसकी एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में हमें क्या क्या दिखेगा? बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इसकी बॉडी कैविटी में देखने को मिल जाएंगे, सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरह से सिस्टम देखने को मिलेंगे। सिस्टम्स विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स, अब सिस्टम्स तो हैं इसके साथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगी, फंक्शंस में करते होंगे वो। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहा है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट है। शॉर्ट क्यों है? क्योंकि फ्रॉग होता है कार्निवोरस, और कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं उसमें शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल होती है, जबकि हर्बीवोरस में लॉन्ग होती है, लॉन्ग एंड हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस में लॉन्ग है, कार्निवोरस में शॉर्ट है, ये हमें याद रखना है। तो फ्रॉग भी क्या है? फ्रॉग कार्निवोरस है तो इसमें शॉर्ट है। हेंस लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, माउथ जो है बक्कल कैविटी में जाके ओपन होगा। बक्कल कैविटी, माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी लीड्स टू द ईसोफेगस। माउथ बक्कल कैविटी में ओपन हुआ, बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद थ्रो फेरिंग्स, ईसोफेगस में कब जाएगा? फेरिंग्स के द्वारा। तो अगर हम इसका फ्लो डायग्राम बना के देखें तो सबसे पहले माउथ, माउथ से कहाँ गया? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा? फेरिंग्स के द्वारा ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाएगा फिर? ईसोफेगस क्या है? एक शॉर्ट ट्यूब है, तो ईसोफेगस से कहाँ जाएगा फिर? स्टमक में। तो ये इसका पाथवे बना स्टमक तक का। अब आगे देखते हैं और क्या है। तो स्टमक में आ गया, स्टमक विच इन टर्न कंटिन्यू एज द इंटेस्टाइन। स्टमक किस में जाके ओपन हो जाएगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के बाद फिर आ जाएगा रेक्टम, और फाइनली आउटसाइड द, आउटसाइड क्लोएका में ओपन हो जाएगा। तो स्टमक से कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन से आगे कहाँ जाएगा? रेक्टम, एंड देन रेक्टम के बाद जाएगा ये क्लोएका। तो रेक्टम के बाद कहाँ पहुंच गया? ये क्लोएका में पहुंच गया। तो अगर इसका माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका, ये इसका पाथ हो गया। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो लीवर है, सेक्रेट बाइल। लीवर क्या करेगा? बाइल सेक्रेट करता है उससे, दैट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लीवर बाइल सेक्रेट करेगा जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ है लीवर? तो ये जो दिख रहा है इसका, ये इसका लीवर है, ये इसका गॉल ब्लैडर है। तो लीवर से बाइल सेक्रेट हुआ, कहाँ गया? गॉल ब्लैडर में गया। ये इसके लंग्स दिखाई दे रहे हैं। यहीं पे इसका पेनक्रियाज भी होता है। तो पेनक्रियाज कहाँ होगा इसका? पेनक्रियाज, अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस कहाँ से बना? लीवर से। कहाँ गया? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेट किया जाएगा। फिर पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होगा? कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम। पेनक्रियाटिक जूस के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग। फूड बाइलोब्ड टंग के द्वारा कैप्चर किया जाता है।
डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। डाइजेशन जो है HCl और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? सेक्रेटेड फ्रॉम द स्टमक वॉल। तो स्टमक वॉल है, ये स्टमक है, यहाँ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से ये स्टमक में आया, स्टमक में स्टमक वॉल है, स्टमक वॉल से सिक्रेशन होगा किसका? HCl का और गैस्ट्रिक जूस का, और HCl और गैस्ट्रिक जूस से फिर डाइजेशन शुरू हो जाएगा। पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम काइम बोल देते हैं, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो कि काइम कहलाता है, फिर वो कहाँ जाएगा? काइम इज पास्ड फ्रॉम द स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जाएगा। उसके बाद द ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम क्या करेगा? ड्यूडेनम रिसीव द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। अब क्या क्या हुआ यहाँ पे? स्टमक था, स्टमक में HCl और गैस्ट्रिक जूस, इनकी प्रेजेंस में फूड डाइजेस्ट हुआ। फूड डाइजेस्ट होने के बाद बन गया काइम। काइम फिर कहाँ गया? काइम गया ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम से एक डक्ट जुड़ती है आगे, वो डक्ट का नाम है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। अभी जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये क्या करेगी? बाइल जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर था, और पेनक्रियाटिक जूस, बाइल कहाँ से आया? गॉल ब्लैडर से, साथ में पेनक्रियाटिक जूस, दोनों को लेके आएगी और ड्यूडेनम में काइम के साथ मिक्स कर देगी। अब फिर क्या होगा? काइम के साथ मिक्स कर दिया, अब क्या होगा? बाइल डक्ट के द्वारा आ गया। बाइल इमल्सिफाई द फैट, बाइल क्या करेगा? फैट को इमल्सिफाई करेगा। पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो बाइल ने क्या किया? फैट इमल्सिफिकेशन। और पेनक्रियाटिक जूस ने कार्बोहाइड्रेट और किसको? पेनक्रियाटिक जूस ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। उसके बाद क्या होगा? फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन कहाँ पे हुआ? इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड द विलाई और माइक्रोविलाई। अब जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इंटेस्टाइन के अंदर इनफोल्डिंग होते हैं जो कि विलाई और माइक्रोविलाई कहलाते हैं। जैसे इस तरह के इनफोल्डिंग्स हम पढ़ते हैं, तो ये विलाई और इसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम, जो सॉलिड वेस्ट है अनडाइजेस्टेड वो रेक्टम में चला जाएगा। पास्ड आउट थ्रू द क्लोएका, और क्लोएका के थ्रू उसको पास आउट कर दिया जाएगा। अब क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अब क्या है इसमें? ये हमने पढ़ा अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसका रेस्पिरेशन देखते हैं। फ्रॉग रेस्पायर ऑन द लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। फ्रॉग जो है जमीन पे भी रेस्पिरेशन कर सकता है और वाटर में भी कर सकता है। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वाटर में जब ये रहेगा तो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल देते हैं। उसमें क्या करेगा? ये डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है स्किन के थ्रू। डिजोल्व ऑक्सीजन को जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको ले लेगा ऑक्सीजन के थ्रू बाय द डिफ्यूजन, सॉरी स्किन के थ्रू बाय द डिफ्यूजन। तो स्किन के थ्रू ये डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लेता है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कहाँ करेगा? ये पानी में करेगा। फिर क्या होगा? अगर ये जमीन पे है तो ये बक्कल कैविटी के द्वारा करता है, स्किन के द्वारा करता है और लंग्स के द्वारा करता है। ऑन लैंड
द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर ये जमीन पे है तो तीनों से करेगा, स्किन से भी, लंग्स से भी और बक्कल कैविटी से भी। द रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर स्किन के द्वारा करेगा तो क्रिटिकल रेस्पिरेशन कहलाएगा, लंग्स के द्वारा करेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाएगा। The lungs are the pair of elongated pink color sac-like present in upper part of the trunk region। जो लंग्स होते हैं वो पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि ट्रंक रीजन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि थोरैक्स रीजन है। जैसा कि हम यहाँ पे देखें तो ये हमें ये लंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसके लंग्स हो गए। आगे क्या है? एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रल, एयर नोस्ट्रल के द्वारा अंदर जाएगी बक्कल कैविटी में। देन टू लंग्स, सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी? तो इसका भी पाथवे अगर बनाए तो नोस्ट्रल सबसे पहले मिलेगा, नोस्ट्रल के बाद हमें कौन मिलेगा? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद कौन मिलेगा हमें? बक्कल कैविटी के बाद हमें मिलेंगे लंग्स। अब एस्टिवेशन कब होगा? एस्टिवेशन हम बोलते थे समर स्लीप और हाइबरनेशन हम बोलते थे विंटर स्लीप। एस्टिवेशन और समर स्लीप के टाइम पे ये स्किन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज करता है। एस्टिवेशन और समर स्लीप के टाइम पे स्किन के द्वारा ये एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे हमने इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लिया। तो अगर ये पानी में है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा, और अगर ये जमीन पे है तो बक्कल कैविटी के द्वारा, स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा कर देगा। और लंग्स के द्वारा अगर करेगा तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और जब ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन करता है तो स्किन के द्वारा ये गैसेस एक्सचेंज किया करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेस्कुलर सिस्टम की। तो द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड। वेस्कुलर सिस्टम जो है इसका वेल डेवलप्ड होगा, क्लोज्ड टाइप का होगा। फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स द हार्ट। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होगा? हार्ट होगा, ब्लड होगा और ब्लड वेसल्स होंगी। हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड इसमें देखने को मिल जाएगा। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होगा? लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल्स होंगे और लिम्फ नोड्स होंगे। हार्ट जो है इसका मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी में अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। 3 चैम्बर का इसका हार्ट हुआ करता है, जिसमें 2 ऑरिकल या 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल इसमें प्रेजेंट होता है। 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल इसमें प्रेजेंट होगा। अभी जो हार्ट है ये पेरिकार्डियम के द्वारा कवर किया जाता है। हार्ट जो है पेरिकार्डियम के द्वारा कवर किया जाएगा। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि साइनस वेनोसस कहलाती है, जॉइंस द राइट एट्रियम। मतलब अगर इसका भी फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा? साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस मिला, अभी कहाँ जाके जुड़ जाएगा? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जब जाके जुड़ जाएगा, इट रिसीव्स द ब्लड थ्रू द मेजर वेना केवा। अब कहाँ से ये रिसीव करेगा? तो मेजर वेना केवा से रिसीव करेगा ब्लड को। तो मेजर वेना केवा। तो अगर इसका पाथ देखें तो मेजर वेना केवा से आया साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस से आया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू अ सैक लाइक। आगे कौन आएगा? वेना केवा, वेना केवा से फिर आगे द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस एट्रियोसस ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। अब वेंट्रिकल जो है कोनस आर्टरियोसस में ओपन होगा, मतलब एट्रियम में आया, एट्रियम के बाद जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? कोनस
आर्टीरियोसस। कोनस आर्टीरियोसस में जाएगा। कोनस आर्टीरियोसस कहाँ है? ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाएगा थ्रू द आर्टेरियल सिस्टम। बॉडी में किसके द्वारा? आर्टेरियल सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाएगा। वेन्स क्या करेंगी? वेन्स ब्लड को कलेक्ट करेंगी फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरी के द्वारा तो भेज रहे हैं। सबसे पहले तो मेजर वेना के बाद से साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस से राइट एट्रियम, फिर वेंट्रिकल से कोनस एट्रियोसस, और इसके द्वारा फिर बॉडी में जाएगा। बॉडी में जो आर्टेरियल सिस्टम है वो अलग अलग बॉडी पार्ट को ब्लड पहुंचाता है, जबकि जो वेनस सिस्टम है वो पूरे ब्लड को कलेक्ट करता है। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन फ्रॉग। एक स्पेशल वेनस कनेक्शन देखने को मिलेगा जो कि लीवर, इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी में भी होगा और लोअर पार्ट्स ऑफ फ्रॉग में प्रेजेंट होगा। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। बेसिकली पोर्टल सिस्टम क्या है? हार्ट को छोड़कर ऑर्गन टू ऑर्गन डायरेक्ट कनेक्शन, हार्ट को छोड़कर ऑर्गन टू ऑर्गन डायरेक्ट कनेक्शन जो भी होगा, जहां कहीं भी होगा, उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हार्ट को छोड़कर अदर किसी भी दो ऑर्गन के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसको हम पोर्टल सिस्टम बोल देते हैं। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है तो ये कहाँ से होगा? ये हमें याद रखना है, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेके लीवर तक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेके लीवर तक जो सिस्टम होता है वो उसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोल देते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटर इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम भी इसमें देखने को मिल जाएगा। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। जो ब्लड है इसका प्लाज्मा और सेल से ही मिलकर बना होता है। द ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल हमें याद रखना है, इसमें एरिथ्रोसाइट होगी, WBC इसमें प्रेजेंट होगी जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो RBC मिल जाएगी, WBC मिल जाएगी और प्लेटलेट मिल जाएगी। RBC हमें याद रखना है कि इसकी RBC न्यूक्लिएटेड होती है। नॉर्मली मेमेलियन RBC एन्यूक्लिएटेड होती है, तो लेकिन इसकी RBC न्यूक्लिएटेड होती है और कंटेन्स द रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। तो इसके पास हीमोग्लोबिन देखने को मिल जाएगा और इसकी RBC न्यूक्लिएटेड होती है, हमें याद रखना है। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। लिम्फ जो है ब्लड से डिफरेंट होता है। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड RBC। इसके पास प्रोटीन भी नहीं आता, प्रोटीन नहीं होती है कुछ, और RBC इसके पास नहीं होगी। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स। ब्लड जो है न्यूट्रिएंट को कैरी करेगा, गैसेस को कैरी करेगा और वाटर को, टू रेस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के टाइम पे ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करना, गैसेस को और वाटर को सर्कुलेट करना, जहां पे उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाएगा। द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। जो मस्कुलर हार्ट है वो पंप करेगा और पंप करने के बाद वो टारगेट जगह तक पहुंचा पाता। यहाँ तक हमने इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। अब हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को तो रिमूव करना ही है, क्योंकि मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट ही होता है, तो किसी भी एनिमल में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा रिमूव करेंगे। वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास एक पेयर है किडनी का। यूरेटर्स होंगे, क्लोएका होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। यूरेटर्स, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी सब मिल जाएगा इसके पास। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर। एक किडनी के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसकी फंक्शनल यूनिट जो है यूनिफेरस टिब्यूल होती है। फंक्शनल यूनिट क्या है? यूरिनिफेरस टिब्यूल से नेफ्रॉन। यूरिनिफेरस टिब्यूल या नेफ्रॉन इसकी फंक्शनल यूनिट हुआ करती है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल यूनिट हमें पता चल गई, जिसको हम नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। और क्या होगा इसमें?
Each kidney consists of structural and functional unit known as the uriniferous tubule. Two ureters emerges from the kidney. दो ureters किडनी से बाहर आएंगे मेल फ्रॉग में. द यूरेटर्स एक्ट एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट. अब ये याद रखना है कि यूरेटर्स जो हैं वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह से बिहेव करते हैं और क्लोएका में जाके ओपन हो जाते हैं. इन फीमेल द यूरेटर्स आर ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका. फीमेल में यूरेटर्स जो हैं ओविडक्ट के द्वारा ओपन, यूरेटर्स एंड ओविडक्ट जो हैं सेपरेटली क्लोएका में जाके ओपन होता है. फिर से एक बार देखना है यहाँ पे कि दो यूरेटर जो कि किडनी से निकले मेल फ्रॉग में, यूरेटर्स किडनी से निकले, यहाँ किडनी बना लेते हैं, किडनी से यूरेटर आए. यूरेटर कहाँ गए? यूरेटर्स को हम क्या बोल सकते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट. तो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है जो कि क्लोएका में ओपन हो जाएगी, क्लोएका में ये ओपन हो जाएगी. जबकि फीमेल में क्या होगा? फीमेल में यूरेटर्स अलग और ओविडक्ट अलग, दोनों सेपरेटली क्लोएका में जाकर ओपन होता है. थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट. थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा जो कि वेंट्रल टू द रेक्टम, रेक्टम से वेंट्रल साइड में, मतलब कि अगर ये बैक हो गई, ये डोर्सल साइड है, यहाँ रेक्टम है, तो यहाँ पे कुछ इस जगह पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा. ऑल्सो ओपन इन क्लोएका. तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये भी क्लोएका में ओपन होता है. द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया. फ्रॉग जो है यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए हम इसको यूरियोटेरिक एनिमल बोलते हैं, क्योंकि फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करता है. एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी. जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ब्लड से किडनी में ले जाया जाता है, ब्लड के द्वारा किडनी में ले जाया जाता है. वेयर इट सेपरेटेड एंड एक्सक्रेटेड, और बाद में उसको सेपरेट करके एक्सक्रेट आउट कर दिया जाता है. अब हमने यहां तक इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम समझा. अब हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम अगर हम देखते हैं तो नर्वस सिस्टम फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए. हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग. फ्रॉग में बहुत ज्यादा इवॉल्व होगा. इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. इसमें न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आएंगे. न्यूरल सिस्टम में हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. और एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोनल सिस्टम पढ़ते हैं, हार्मोनल सिस्टम. द केमिकल आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड. जो केमिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं वो हार्मोन्स कहलाते हैं. प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन द फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पेनक्रियास, आइलेट्स, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रेनल और गोनेड्स. तो ग्लैंड की बात है. ग्लैंड कौन कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल बॉडी, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रेनल और गोनेड्स. ये इसके ग्लैंड्स हो गए. अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे नर्वस सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दो पार्ट्स में हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं. नर्वस सिस्टम पूरा पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑल नर्व्स, सभी नर्व्स इसमें आ जाएंगी. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो हैं वो कौन कौन सी होते हैं? जैसे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व. वो नर्व जो कि ब्रेन बॉक्स से निकल रही हैं वो सभी क्रेनियल नर्व कहलाएंगी, और वो नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसको स्पाइनल नर्व्स के नाम से हम जानते हैं. दो तरह का नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं. एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम,
सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन होती है। सिम्पैथेटिक कंडीशन सिम्पैथेटिक कंडीशन जब काम करती है जैसे कि कोई लड़ाई हो जाए या फिर कुछ डर लगे या फिर किसी एनिमी से खतरा हो, मतलब डेंजर के टाइम पे कुछ और तेज काम करना हो, एड्रेनल वाला जो सिस्टम होता है बेसिकली वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। पैरासिम्पैथेटिक कौन सा होगा? पैरासिम्पैथेटिक वो होता है जो एकदम डाइजेस्ट रिलैक्स एकदम रिलैक्स कंडीशन में जो काम करता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे सिम्पैथेटिक क्या था? जो कि फाइट फ्लाइट फ्राइट वाली कंडीशन में काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक कौन सा था? पैरासिम्पैथेटिक एकदम रिलैक्स कंडीशन में काम करता है। अब यहाँ पे 10 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब कि क्रेनियम से जितनी नर्व्स निकलती है वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जैसे कि ह्यूमंस के पास 12 क्रेनियल नर्व होती है, 12 पेयर। इसी तरह से जो फ्रॉग है उसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। कौन कौन सी? ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस फेशियल। तो इस तरह से ये सारी सीक्वेंस में आ जाएंगी। नर्वस सिस्टम में हम इसको पढ़ेंगे। तो 10 पेयर नर्व्स होंगी इसमें, क्रेनियल नर्व्स, जो कि ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम से निकलती हैं। जो ब्रेन है इसका वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के पास क्या क्या होगा? फोर ब्रेन इंक्लूड्स olfactory lobes, paired cerebral hemisphere और अनपेयर्ड डायंसेफेलम। तो olfactory लोब किस लिए काम आती है? ऑल्फेक्शन के लिए, मतलब स्मेल सेंसेशन के लिए। फिर उसके बाद पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा और अनपेयर्ड डायंसेफेलम होगा। अगर मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में क्या क्या आएगा? पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब विजन के लिए होती है। और फिर हाइंड ब्रेन में कौन आएगा? हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम। यहाँ हमने सेरिब्रम यहाँ पे हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब सेरिब्रम की बात की और यहाँ पे सेरिबेलम की बात है। तो सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। तो हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा आता है। मेडुला ओब्लंगाटा पास आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम। अब जैसे यहाँ ये मेडुला ओब्लंगाटा हो गया, ये यहाँ पे मेडुला ओब्लंगाटा हो गया जैसे, और ये फोरामेन मैग्नम, ये ओपनिंग जो फोरामेन मैग्नम है, यहाँ मेडुला ओब्लंगाटा कुछ इस प्रकार से आएगा। और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है फोरामेन मैग्नम के द्वारा। ये है फोरामेन मैग्नम और ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा। नेक्स्ट क्या है इसमें? मेडुला ओब्लंगाटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम। किसके द्वारा पास हो रहा है? फोरामेन मैग्नम के द्वारा पास हो जाएगा। एंड कंटिन्यूस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड में आगे कंटिन्यू कर जाएगा। कैसे? यहाँ से ये फोरामेन मैग्नम ओपनिंग होती है बेसिकली और इसके द्वारा ये स्पाइनल कॉर्ड से आगे चला जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में जाके जुड़ जाएगा इस फोरामेन मैग्नम के थ्रू। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम हम पढ़ते हैं जैसे कि बैकबोन थी, बैकबोन में कई सारी वर्टिब्रल कॉलम इस तरह से एक फोरामेन की सब मतलब सभी में एक कैविटी होती है और वो कैविटी जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है और इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम को हम हाउस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। हाउस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। फ्रॉग के पास डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से होंगे? टच के लिए पेपिला होंगे इसके पास टच सेंस ऑर्गन के लिए, और टेस्ट के लिए इसके पास टेस्ट बड होता है। स्मेल के लिए नेजल इपिथीलियम होती है और विजन के लिए इसके पास आई प्रेजेंट होगी। हियरिंग के लिए टिम्पेनम, टिम्पेनम जो है और इंटरनल एयर ये हियरिंग के लिए होती है। और ये जो हियरिंग है ये टिम्पेनम और आई की जगह ईयर की जगह पे काम करता है। आउट ऑफ दिस आईज इंटरनल ईयर्स, इसके पास इंटरनल ईयर्स देखने को मिलेंगे। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी और सेलुलर एग्रीगेशन इसमें देखने को मिलेगा नर्व एंडिंग के चारों तरफ।
इसकी नर्व एंडिंग के चारों तरफ सेलुलर एग्रीगेशन देखने को मिल जाएगा। आई जो है फ्रॉग में वो पेयर में होंगी, स्फेरिकल होती है स्ट्रक्चर में, और ऑर्बिट में स्कल में एक खाली जगह होती है जहां पे आई प्रेजेंट होती है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो आई इन फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल। दीज आर सिंपल आई, ये सिंपल आई है, पोजेसिंग ओनली वन यूनिट। सिंपल आई है, इसके पास एक ही यूनिट प्रेजेंट होगी। एक्सटर्नल ईयर जो है इसमें एब्सेंट होगा फ्रॉग में। ओनली टिम्पेनम कैन बी एक्सटर्नली सीन, तो इसमें सिर्फ बाहर से टेम्पेनम दिखाई दे सकता है, एक्सटर्नल ईयर इसमें एब्सेंट होता है। ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बॉडी बैलेंसिंग, तो बॉडी बैलेंसिंग में भी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने इसका नर्वस सिस्टम देखा, अब हम इसका देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या मिलेगा, तो इसमें और वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश, कौन कौन होगा, पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, येलोइश ओवॉइड टेस्टिस ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। और क्या होगा इसमें, विच आर फाउंड एडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के अपर पार्ट पे जुड़ी हुई दिखाई देती हैं बाय ए डबल फोल्डेड पेरिटोनियम, जिसको हम मिजोरसियम या मिजोरकियम के नाम से जानते हैं। मतलब ये किडनी के ऊपर ये डबल फोल्डेड पेरिटोनियम के द्वारा ये जुड़ी होगी, जिसको हम मिजोरकियम, यहाँ पे अटैचमेंट के लिए कौन है, मिजोरकियम। तो मिजोरसियम यहाँ देखने को मिल जाएगा। वासिफ्रेंसिया कितनी होंगी, 10 से 12, ये याद रखनी है, वासिफ्रेंसिया का नंबर 10 से 12 होगा। अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस, दे एंटर्स द किडनी, बाद में किडनी में एंटर करेगी। देयर्स ऑन द साइड एंड ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, ओवोइड टेस्टिस, ओवोइड टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि पेरिटोनियम के द्वारा जुड़ी हुई है। इसको हम पेरिटोनियम को मेजोरकियम बोलते हैं। अब वहां से 10 से 12 वासिफ्रेंसिया एराइज होती हैं, और वो एराइज होने के बाद किडनी में एंटर हो जाती हैं, और वो 10 से 12 वासिफ्रेंसिया किडनी में एंटर होने के बाद बिडर्स कैनाल में ओपन होती है। कौन से कैनाल है, बिडर कैनाल में ओपन होगी। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट किडनी इनटू द क्लोएका। तो अगर इसका पाथ बनाना चाहें तो हमें सबसे पहले कौन मिलेगा, टेस्टिस, टेस्टिस से आगे कौन मिलेगा फिर, वासिफ्रेंसिया, वासिफ्रेंसिया कहाँ जाएगी, किडनी में, किडनी में कहाँ, बिडर्स कैनाल। एंट्रेंस इनटू द किडनी एंड ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल, और बिडर्स कैनाल से ओपन होने के बाद में कहाँ जाएगी, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। बिडर्स कैनाल के बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट में ओपन होगा, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट के बाद सीधे क्लोएका में। तो कहाँ से आई, सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट थे, टेस्टिस किडनी के ऊपर प्रेजेंट थे, और वो किसके द्वारा जुड़ी हुई थी, एक पेरिटोनियम जिसको मेजोरकियम बोलते थे। फिर उसके बाद टेस्टिस से कहाँ कनेक्शन होता है, 10 से 12 वासिफ्रेंसिया के पास, और वासिफ्रेंसिया से किडनी, किडनी में कहाँ, बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल के बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट, एंड देन क्लोएका में ये ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या मिलेगा हमें इसमें, द क्लोएका इज स्मॉल, क्लोएका कहाँ है, ये क्लोएका है। क्लोएका कैसा होगा, स्मॉल है। मीडियन चैम्बर दैट यूज टू पास द फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म। तो ये तीनों को पास करता है, फीकल मैटर भी पास करेगा, यूरिन भी पास करेगा, और स्पर्म भी पास करेगा टू द एक्सटीरियर, आउटसाइड द बॉडी। तो ये पढ़ा हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड द पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज कहाँ है इसमें? ये जो दिख रही है ये ओवरीज है, ये दोनों ओवरीज है, तो यहाँ ओवरीज दिखाई दे रही है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव इंक्लूड्स द पेयर ऑफ ओवरी। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी। ओवरीज किडनी के पास ही है। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड ओवरी। किडनी से ओवरी का कोई कनेक्शन नहीं, जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में था कि यहाँ से टेस्टिस है, टेस्टिस किडनी के अंदर पास कर रही है, वहां से फिर बिडर्स कैनाल एंड देन ये कॉमन डक्ट में जा रहा था जिसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल रहे थे, और फिर क्लोएका में आ रहा था। तो ऐसा कुछ यहाँ पे फीमेल में नहीं होगा। फीमेल में क्या होगा फिर? किडनी के पास बस है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा किडनी के साथ। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवरीज। ओवरीज से एक ओविडक्ट का पेयर अराइज होगा इनटू द क्लोएका सेपरेटली। वो सेपरेटली क्लोएका में जाके जुड़ जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ओवरी से ये ओविडक्ट है, और ये ओवरी के द्वारा यहाँ से ये क्लोएका में जाके अटैच हो जाता है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट arises from the ovary, opens into the cloaca separately. A mature female can lay 2500 to 3000, मतलब कि 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम मेच्योर फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। टेक्स प्लेस इन वाटर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और पानी में होगा। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज होती है, और सब जानते हैं टैडपोल लार्वा इसका प्रेजेंट मिलता है। टैडपोल अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म्स द एडल्ट। टैडपोल मेटामॉर्फोसिस करता है, फिर ये एडल्ट बना लेता है। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। फ्रॉग जो है मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है, क्यों? बिकॉज दे ईट इंसेक्ट। फ्रॉग इंसेक्ट को खा लेगा और उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, साथ में अपनी फसल को भी बचाता है। फ्रॉग क्या करेगा? इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है, क्योंकि ये दिस सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट लिंक इन फूड चेन। फूड चेन में बहुत इम्पोर्टेंट एक कनेक्शन बनाता है फूड वेव में, इकोसिस्टम में। इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। कुछ कंट्रीज में जो इसके मस्कुलर लेग हैं उसको ह्यूमन के द्वारा खाया भी जाता है। तो यहाँ तक फ्रॉग पड़ा। थैंक यू।